नमस्कार दोस्तों। जब आप टीवी खोलते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो आपको यह दिखाया जाता है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है, विपक्ष में सीट शेयरिंग नहीं है, अननेचुरल अलायंस इसे कहा जाता है। देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो इसी महाराष्ट्र में जहां सत्ता में तीन पार्टियां मौजूद हैं, आधी शिवसेना को तोड़कर वो सत्ता में ले गए बीजेपी अपने साथ, आधी एनसीपी उनके साथ मौजूद है। सोमवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी वो तय नहीं कर पाए हैं। जबकि मंगलवार सुबह को महाराष्ट्र में विपक्ष में मौजूद महाविकास आघाड़ी एक साथ आई, और न केवल वो एक साथ आए बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ने वाली है और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र में एक साथ आई हुई विपक्ष की और सत्ता में रहने के बावजूद एक दूसरे से मेल नहीं खाने वाले सत्ताधारी पार्टियों के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मंगलवार की पहली खबर से। मंगलवार सुबह महाविकास आघाड़ी की ओर से मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया गया। अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला में यह तय किया गया कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और शरद पवार की एनसीपी पार्टी जो है वो 10 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, आप ये जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये किस समय हो रहा है। ये एक ऐसे समय में ये ऐलान किया गया जब आधी शिवसेना सत्ता में है, आधी एनसीपी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में मौजूद लोग अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बता पाए। एनसीपी अजित पवार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे किसी को नहीं पता। जो एकनाथ शिंदे हैं वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे किसी को नहीं पता। बीजेपी ने अब तक 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। एकनाथ शिंदे ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जबकि 3 सीटों पर अजित पवार ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। अब भी जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो ये है कि कई सीटों पर इन तीनों पार्टियों के बीच में तालमेल नहीं है और अब भी इनकी ओर से कोशिश की जा रही है सीटों के बंटवारे को एक साथ लाने की। देखिए दोस्तों, सोमवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे। ये सभी नेताओं से वो मिले, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनके सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके लेके जाना चाहिए। महाराष्ट्र क्यों अहम है? जैसे कि मैंने कहा, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज़्यादा सीटें दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हैं, 48। इसलिए आप देखेंगे सोमवार को न केवल नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में आते हैं और चुनावों से पहले आप बार बार देखेंगे नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में आते हुए। अब क्योंकि रिवाइंड की बात की है तो आप देखिए 2019 में पहले लोकसभा में शिवसेना एक थी, बीजेपी उनके साथ में थी और वो 41 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। 48 में से 41 सीटें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। लेकिन फिर अनबन हुई जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद हमने देखा कई चीज़ें बदली। पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर उसके बाद हमने देखा अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ में आए, उन्होंने सरकार बनाई, 3 दिन की वो सरकार थी, उसके बाद वो सरकार गिर गई। फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं वो साथ में आए। उनकी सरकार को तोड़ने के लिए बाद में हमने देखा एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, वो और बीजेपी साथ में आए और उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद अजित पवार ने एनसीपी को तोड़ा, वो साथ में आए और उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन इसके बावजूद अब तक ये आंकड़े तय नहीं कर पाए या आंकड़ों का ऐलान नहीं कर पाए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति यहीं पर नहीं रुकती है। आपको ये देखना होगा कि ये कितना दिलचस्प चुनाव रहने वाला है। शिवसेना सत्ता में भी है, शिवसेना विपक्ष में भी है, एनसीपी सत्ता में भी है, एनसीपी विपक्ष में भी है और ये चुनाव तय करेगा कम से कम महाराष्ट्र में अजित पवार का भविष्य क्या रहने वाला है, इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने एक एक पार्टियों को तोड़कर वो सत्ता में शामिल हुए हैं। अब क्योंकि मैंने बात की कि जो सत्ता में लोग हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है, तो आपको उसके भी कुछ उदाहरण दे देता हूं। मसलन के तौर पर जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत करते हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओर से। अब एकनाथ शिंदे की ओर से 8 सीटों का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन उसमें भी बीजेपी के कहने पर पहले उन्होंने हिंगोली से हेमंत पाटिल को ऐलान कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप इनका ऐलान नहीं कर सकते हैं, आपको प्रत्याशी बदलना होगा। तो प्रत्याशी को बदलकर बाबूराव कदम कोहलीकर को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। सोचिए, पार्टी किसकी है?
शिवसेना अब कहा जाता है एकनाथ शिंदे की है। एकनाथ शिंदे अपने प्रत्याशी का ऐलान करते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी कहता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, उनको अपना प्रत्याशी बदलना पड़ता है। एक प्रत्याशी का ऐलान करने का प्रत्याशी बदला जा रहा है, लेकिन इसके बारे में गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। अब आप देखिए, बारामती की बात बार बार करते रहते हैं लोग। शरद पवार पर लगातार नरेंद्र मोदी से लेकर सब कुछ हमला करते हैं, लेकिन बारामती में उनके पास खुद का एक प्रत्याशी मौजूद नहीं है। बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे के सामने जो महायुति कहा जाता है, जो सत्ता में 3 पार्टियां हैं उन्हें महायुति कहा जाता है, उनकी ओर से किसे चुनाव लड़ाया जा रहा है? सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार अजित पवार की बीवी हैं, यानी सोचिए अजित पवार की बीवी और अजित पवार की जो बहन है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे, ये दोनों मैदान में हैं। अब इसमें दोस्तों आप खेल समझिए, हारेंगे तो भी बीजेपी को फायदा, जीतेंगे तो भी बीजेपी को फायदा। अगर अजित पवार हार जाते हैं तो अजित पवार का कद कम हो जाता है, बीजेपी फायदे में रहेगी, अजित पवार को कंट्रोल कर पाएगी। अगर अजित पवार की बीवी जीत जाती हैं तो शरद पवार खत्म हो जाएंगे। बीजेपी को इसमें कोई लॉस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। गोविंदा को भी चुनाव लड़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है, और गोविंदा हाल ही में एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि मुंबई से उन्हें सीट दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, सोमवार को नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र में आए हुए थे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। अब नरेंद्र मोदी विकास की बात नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। उन्हें पता चल गया है अब तो मोदी की गारंटी, जिसके ऊपर चुनाव लड़ने वाले थे, मोदी की गारंटी शब्द का भी इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता झूठ समझ रही है। जनता को पता चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, ईवीएम का मुद्दा अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को मुस्लिम लीग से उसकी तुलना करते हैं। जब वो महाराष्ट्र में आए तब उन्होंने कहा असली शिवसेना उनके साथ में है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना कहा। अच्छा चलिए ये मान भी लेते हैं कि असली शिवसेना नरेंद्र मोदी के साथ में है। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब जो उस समय की शिवसेना थी उन्होंने तो 23 सीट पर चुनाव लड़ा था। अब जब असली शिवसेना आपके पास है तो अब चुनाव क्यों कितना पास आ चुका है? एकनाथ शिंदे केवल 8 सीटों पर ही क्यों अपना प्रत्याशी दे पाए हैं, और उसमें भी 1 सीट पर बीजेपी के कहने पर उनको अपना प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा? आप पहले वो बयान सुनिए, और उस बयान का जवाब न केवल उद्धव ठाकरे ने दिया बल्कि शरद पवार ने भी दिया। और शरद पवार ने यह भी कहा कि जो प्रधानमंत्री का पद की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को यहाँ पर नरेंद्र मोदी हर रोज खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी का बयान को सुनिए, फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बयान को आप सुनिए। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है, और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोल का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड वाकर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो। तो ये तो अभी जो आपने कहा धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द आहे, वसुली पार्टी आहे, वसुली सेना आहे, त्यांच्यासोबत जी ती वसुली सेना आहे। आणि शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ, भाकड़ भेकड़, पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे कैसे आते हैं। मैं 1958 से आज तक देख रहा हूँ, कई प्रधानमंत्री मैंने देखे दूर से नज़दीक से। इस इंस्टीट्यूशन की इतनी बेइज्जत नरेंद्र मोदी ने जो की, इससे पहले किसी ने नहीं की थी। और इसलिए जो कुछ होते हैं वो इंस्टीट्यूशन की बेइज्जत करने जैसी बात करते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है कि वैसे हुआ आदमी कैसे हो सकता है, इसका दर्शन उन्होंने किया। सुना आपने दोस्तों, महाराष्ट्र में जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। उद्धव ठाकरे पर या शिवसेना जो है, उनकी नकली शिवसेना, ये जानबूझकर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। यह मत सोचिए कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया। ये पूरी तरीके से रिसर्च की गई है कि किस तरह से जो यहाँ पर जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, जो एक वेव है, वो अभी उद्धव ठाकरे के
पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब टारगेट उद्धव ठाकरे को किया जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ही 2019 में महाराष्ट्र बनाम गुजरात भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था कि एक एक कर इंडस्ट्रीज जो हैं वो गुजरात जाने लगी थी। उस पर कम से कम इन्होंने आवाज़ उठाया, आरए के मुद्दे पर आवाज़ उठाया और इतने लोग उनसे तोड़े गए, पार्टी तोड़ी गई। अब जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास है, शिवसेना का, एनसीपी का सिंबल अजित पवार के पास है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास फॉर्मूला नहीं है। इसलिए अब डायरेक्ट हमला किया जा रहा है। अब विकास की बात नहीं की जा रही है, अब बुलेट ट्रेन की बात नहीं की जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा है कि कैसे बीएमसी में या मुंबई की अगर बात करें तो इस बार पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ा था, प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ा था। अब बात होगी मुस्लिम लीग की, अब बात होगी असली शिवसेना बनाम नकली शिवसेना की। तो चुनाव आते आते दोस्तों इस तरह की चीज़ें और आगे बढ़ने वाली हैं। लेकिन फॉर्मूला आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस 17 पर और साथ ही साथ शरद पवार की जो एनसीपी है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। और सत्ता में रहने के बावजूद, दो पार्टियों को तोड़ने के बावजूद, उन दोनों पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह हैं वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे को देने के बावजूद, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहा जाता है, उसमें अब भी तालमेल नहीं बन रहा है। यह खबर आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। 400 पार का नारा देश भर में देने वाले और महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीट जीत के आने वाली बीजेपी जो ये दावा करती है वो अब तक सीटों का ऐलान नहीं कर पाई है। बारामती में परिवार को ही परिवार से लड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भी वो कहते हैं कि वो क्या करेंगे, किसे सीट देंगे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा केवल होती है विपक्ष कैसे कमज़ोर है। जब विपक्ष साथ में आकर अपने सीटों का ऐलान करती है तब भी आपको ये खबर नहीं दिखाई जाती है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको दूसरी खबर दिखाना चाहते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। आप ये देखिए, सोचिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और आप खुद भी देखिएगा कि जो विकास की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अब इन मुद्दों का वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आज एक बहुत अच्छा ट्वीट पढ़ा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तब कालाधन मुद्दा था, विकास मुद्दा था, डेवलपमेंट मुद्दा था, तब सरकार में यूपीए थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब जब 2024 आ गया तब बात होती है मुस्लिम लीग की, बात होती है राम मंदिर की, बात होती है हिंदू मुस्लिम की, बात होती है सनातन धर्म की। ये हम आगे जा रहे हैं या रिवर्स गियर में पीछे आ रहे हैं, ये भी ज़रूर सोचिएगा। आज इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मेरी कोशिश आपको विपक्ष किस तरह से महाराष्ट्र में अब भी साथ में है, मजबूत है, वो भी एक ऐसे समय में जब प्रकाश अंबेडकर, जिनको लेकर भी हमने वीडियो किया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप देखिएगा। प्रकाश अंबेडकर विपक्ष से अलग हो गए। पिछली बार भी उन्होंने किस तरह से प्रकाश अंबेडकर के अलग होने से विपक्ष को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें ना हो इसका भी ख्याल विपक्ष की ओर से रखा जा रहा है। तो प्रकाश अंबेडकर अलग हो गए, राज ठाकरे जाकर अमित शाह से मिलकर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अपने बीच में तालमेल बनाने में कामयाब रहा है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है और अब चुनावों का प्रचार जारी है। ये महाराष्ट्र में हो रहा है और शायद देश के अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन ये बातें शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। मेरी कोशिश आपको ज़मीनी हकीकत और पार्टियों के बीच चल रहे तालमेल पर सच्चाई बताने की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करने वाले हैं। आपको 2-4 दिन में दिखाएगा कि हम महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग ग्रामीण हिस्सों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके मुद्दों को भी आपके सामने लाएंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।